डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर के दौरे के बाद उन्होंने देश के हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के सबसे पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक है। मंदिर की बंगाली हिंदुओं के बीच काफ़ी मान्यता है। मोहम्मद यूनुस का ये दौरा ऐसा समय हुआ है जब देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं। इसे लेकर अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। यूनुस इस समय देश में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस के साथ कानून सलाहकार आसिफ नजरुल और धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन भी मंदिर पहुंचे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने सभी से स्थिति को सामान्य करने के लिए सहयोग मांगा और सुरक्षा व भरोसा दिलाने की भी कोशिश की। प्रोफेसर यूनुस ने मंदिर में हिंदुओं को भरोसा देते हुए कहा, अधिकार सभी के लिए समान है, हम सभी एक ही अधिकार वाले लोग हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव न करें। अपनी सरकार पर उन्होंने कहा कि इस समय सभी हमारी सहायता करें और कुछ समय दें। अगर हम सरकार में असफल होते हैं तो फिर हमारी आलोचना करें। मोहम्मद यूनुस ने मंदिर परिसर में पूजा उद्घाटन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सर्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव, महासचिव तापस चंद्रपाल, हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के काजोल देवनाथ, परिषद के संयुक्त महासचिव मणिंद्र कुमार नाथ के साथ बातचीत कर स्थिति को समझने की कोशिश की। बैठक के बारे में बात करते हुए वासुदेव धर ने कहा कि हमारी प्रोफेसर यूनुस के साथ एक सौहार्दपूर्ण बैठक हुई। हमने डॉक्टर यूनुस को पदभार संभालने में बधाई दी और अपनी परेशानी बताई। उनकी ओर से हम सभी तरह के सहयोग का भरोसा मिला है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को भी हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत की थी। इस बैठक में सरकार ने हिंदू समुदाय के सुरक्षा मुद्दे पर बात की थी। बैठक के बाद कहा गया था कि देश की अंतरिम सरकार हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का सबब हैं। बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 10% है। बीते हफ्ते शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंदू समुदाय भीड़ के निशाने पर रहा। कई शहरों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई और ओइक्या परिषद ने 52 जिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 205 हिंसक घटनाएं होने का दावा किया है। हम बात करें पाकिस्तान की। भारत को जिगरी दोस्त बताने वाले रूस ने पाकिस्तान को सुपर कैम ड्रोन बेचे हैं। सुपर कैम ड्रोन दुश्मन के इलाके की जासूसी करने के साथ ही हमला भी कर सकता है। यह ड्रोन पेलोड भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को पाकिस्तान को भेजने का खुलासा खुद डेवलपर अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप ने आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम के दौरान किया है। सुपर कैम S350 ड्रोन 7 घंटे तक हवा में रह सकता है और लंबी दूरी तक सूचना प्रसारित कर सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि पाकिस्तान इस सुपर कैम ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही भारत की सीमा पर कर रहा है। इसके बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि रूस कहीं भारत के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा। इस साल जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस की यात्रा की थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलती एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। अमेरिका, यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पुतिन के गले मिलने को लेकर भारत की आलोचना भी की थी। हालांकि इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए थे। इस बैठक को भी भारत के लिए खतरा बताया गया था, क्योंकि पारंपरिक रूप से पाकिस्तान और रूस के बीच सैन्य गठबंधन नहीं है। सुपर कैम S250 को इसकी सामरिक और तकनीकी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है। यह ड्रोन चुनौतीपूर्ण मौसम में 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है, हाई क्वालिटी की वीडियो भेज सकता है। इसका इस्तेमाल सुरक्षा, जासूसी, मैप के निर्माण और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिकी सरकार की वेबसाइट ने रूसी सुपर कैम S250 को दुनिया के टॉप ड्रोन में शामिल किया है, जो इसके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में सुपर कैम ड्रोन की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 30 जुलाई को रोस्टेक के CEO सर्गेई चेमजोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुपर कैम UAV तकनीक में प्रगति के बारे में जानकारी दी। चेमजोव ने बताया कि सुपर कैम ड्रोन अब टोई और कामिकाजी दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इस ड्रोन का उत्पादन तेज से हुआ है। सिर्फ 5 महीनों में 30,000 वर्ग मीटर में फैली एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। सुपर कैम ड्रोन युद्ध के मैदान में अपना महत्व साबित कर रहे हैं, खासकर जब होइट्जर के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन युद्ध में रूसी ऑपरेटर यूक्रेनी फायरिंग पोजीशन और फील्ड डिपो का प्रभावी ढंग से पता लगा सकते हैं और उन्हें बेहतर कर सकते हैं।
ये हम बात करें ईरान इसराइल संघर्ष के बारे में। अमेरिका का कहना है कि ईरान संभवतः इस हफ्ते इसराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में हमें तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने यह बात कही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के पूरे क्षेत्र में फैलने के संभावित खतरे को लेकर चर्चा की है। उसके बाद ही किर्बी का बयान सामने आया है। किर्बी ने कहा कि हम हमलों के लिए तैयार रहना होगा। किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में इसराइल की रक्षा करने की बात दोहराई। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह हिंसा में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं और चाहेंगे कि ईरान और उसके सहयोगी कोई हमला न करें। साथ ही गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रयासों को भी अपना पूर्ण समर्थन दिया। वहीं ईरान ने तेहरान में हमास नेता को निशाना बनाने के बदला लेने का ऐलान कर दिया। वहीं हाल ही में इसराइल ने हिजबुल्ला के एक शीर्ष कमांडर को भी बेरूत में ढेर कर दिया था। ऐसे में हिजबुल्ला भी इसराइल पर हमले की फिराक में है। माना जा रहा है कि हिजबुल्ला और ईरान एक साथ इसराइल पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए पश्चिम एशिया में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को बेड़ा भी भेज दिया है। वहीं उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला ने बड़े हमले में 30 से अधिक पक्षपात दागे हैं। कई रॉकेटों को नष्ट करने में इजरायली हवाई सुरक्षा प्रणाली भी नाकाम रही। हालांकि अभी तक इस रॉकेट हमले में जान माल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। लेबनान स्थित हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का दावा भी किया है। ये हम जावा मोटरसाइकिल के बारे में बात करें। 2024 जावा 42 भारत में लॉन्च कर दी गई है। इस बाइक की कीमत 1.73 लाख रुपए से शुरू होकर 1.98 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। नए मॉडल के बेस वेरिएंट की कीमत पुराने मॉडल से 17,000 रुपये कम है। यह बाइक 6 नए रंगों में वेगा वाइट, वॉयजर रेड, एस्ट्रॉयड ग्रे, ओडिसी ब्लैक, नेबुला ब्लू और सेलेशियल कॉपर मैट में लाई गई है। पुराने नए रंगों को मिलाकर अब यह कुल 14 रंगों में उपलब्ध होगी। नई जावा 42 में 294.7 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन लगाया गया है जो 27 bhp पावर और 26.84 Nm पीक टॉर्क देता है। इसे 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इस इंजन में एक असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है जो क्लच की मेहनत को 50% तक कम करता है। कंपनी का कहना है कि इस एग्जॉस्ट सिस्टम को पहले से बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है जिससे बाइक को दूसरे, तीसरे और चौथे गियर पर चलाना अधिक आसान हो जाता है। इस बाइक में राउंड हेडलाइट, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, पहले से बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, ड्यूल चैनल ABS असिस्ट और स्लिप क्लच, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही विकल्प के तौर पर USB चार्जर भी दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।